नमस्कार, मैं एक भारतीय हूँ और यह होना मेरे लिए पर्याप्त है। मतलब मुझे अपने भारतीय होने पर बहुत गर्व है और मैं इस चीज़ में बहुत अपने आप को विशेष या स्पेशल अनुभव करती हूँ कि मेरे देश की संस्कृति जिसके बचाने के लिए लोगों ने अपनी जान गंवाई, सालों तक युद्ध किया। महाराणा प्रताप, शिवाजी ऐसे पूर्वज रहे हैं मेरे। आज मैं आप लोगों के सामने जिस विषय के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो थोड़ा सा मुझे डरावना लगता है। अगर आप गूगल सर्च करते हैं कि दुनिया का कौन सा देश मुस्लिम कंट्री होगा 2050 में, तो उसका जवाब आता है भारत। और ये बहुत ही चौंकाने वाला विषय है, या कह लीजिए कि इसे सोचकर हम कहीं ना कहीं डर जाते हैं। थोड़ा सा डर इसलिए कि हमने बहुत लंबा मुग़ल काल देखा, हमने जजिया दिया है। हमारे पूर्वजों ने अपने परिवार, अपनी जान, सबकी बलि दे दी सिर्फ अपनी संस्कृति को, सनातन धर्म को बचाने के लिए। आइए अब बात करते हैं समाज में आ रहे बदलाव की। सोशल ड्रिफ्ट यानी कोई भी लंबे समय से होने वाला वो बदलाव जो अगर आप बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ऑब्जर्व करना चाहें तो आप उसे एक बार को नकार भी सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जब आप धीरे धीरे कोई चेंज लाते हैं तो उसे ड्रिफ्ट कहा जाता है, यानी समाज में होने वाला वो बदलाव जो सालों में अपना असर दिखाएगा या बहुत लंबा टाइम देगा अपने असर दिखाने के लिए। आइए अब बात करते हैं कि आज़ादी के बाद ऐसा हमारे समाज में यानी हमारे आसपास की जगह में, जनसंख्या में ऐसा क्या बदलाव आया कि हम कुछ आप लोगों से कहना चाहते हैं। अभी हमें आज़ाद हुए मात्र 75 साल हुए हैं, यानी 75 ईयर्स। और जानते हैं ये साल कुछ भी नहीं है जितना आपने गुलामी का समय देखा, जितना आपने 1500 साल तक संघर्ष किया है अपनी संस्कृति को, अपने देश को बचाने के लिए। अभी तो आप मात्र 75 साल, यानी अगर हम देखें तो हमारे देश की आयु आज़ादी के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। लेकिन क्योंकि एक मानव आयु, एक एवरेज आदमी आज के समय में 73 या 70 के आसपास जीता है, जो हमारे यहाँ पर भारत में एक व्यक्ति की औसत आयु है। तो 75 साल में ऐसा क्या हो गया है जो हम कुछ आप लोगों से कहना चाहते हैं। आज़ादी के बाद जनसंख्या में एक बड़ा बदलाव आ रहा है और वो बदलाव आप कैसे सोच सकते हैं। आज़ादी से अब तक भारत की जनसंख्या पूरी तरह पे अगर देखा जाए तो 5 गुना बढ़ चुकी है। अब इस 5 गुना जनसंख्या को अगर हम एनालाइज करें, यानी हम ये सोचना चाहें कि ये किस तरह से बढ़ी है, तो आपको थोड़ा सा फैक्ट्स या थोड़ा सा गहराई में जाना होगा। ये 5 गुना जनसंख्या इस तरह से बढ़ी है कि सनातन धर्म के मानने वाले लोगों की जनसंख्या बढ़ी 3 गुना, लेकिन एक विशेष समुदाय की जनसंख्या बढ़ी 7 गुना। 7 और 3 को अगर आपस में जोड़ा जाए और उसका एवरेज निकाला जाए तो वो आता है 5, यानी हमारे देश की जनसंख्या 5 गुना बढ़ी, जिसमें सनातन धर्म वाले लोगों ने अपनी जनसंख्या 3 गुना बढ़ाई और एक विशेष समुदाय ने अपनी जनसंख्या 7 गुना बढ़ाई। तो देखिए कितना बड़ा चेंज है जिसको आप शायद बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहते हैं। लेकिन एक देश में होने वाले धीरे धीरे इस बदलाव को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप उस चीज़ को साइड में नहीं रख सकते कि नहीं, मैं इस पर ध्यान नहीं दूंगा। अब बात करते हैं कि आज के समय में ऐसा हो क्या रहा है। आज के समय में सनातन धर्म के मानने वालों लोगों का टोटल फर्टिलिटी रेट, जिसको हम ये भी कहते हैं कि एक युगल या एक दंपत्ति अपने जीवन काल में 1.9 एवरेज बच्चे पैदा कर रहे हैं, मतलब 2 से कम। एक पति पत्नी जो 2 लोग होते हैं, अपनी जनसंख्या को स्टेबलाइज करने के लिए या मेंटेन करने के लिए उन्हें कम से कम 2 बच्चे पैदा करने होते हैं, क्योंकि वो पति पत्नी स्वयं 2 हैं तो उनके पास 2 बच्चे होंगे, तभी वो उस जनसंख्या को मेंटेन कर पाएंगे। अगर वो रेशियो 2 से कम होता है, यानी
अभी जो करंट स्टेटस है या अभी का जो हाल है उसमें सनातन धर्म के मानने वाले लोगों के एवरेज बच्चे 1.9 हैं, यानी 2 से कम हैं। यानी ये लोग लंबे समय तक अगर इसी ग्रोथ पर रहते हैं या इसी तरह से अपने बच्चे रखते हैं कि 1 या 2 से कम, तो वो अपनी जनसंख्या को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। वहीं पर बात करते हैं एक विशेष समुदाय की जो बच्चे पैदा कर रहा है 2.3 या उससे ज़्यादा, मतलब कम से कम वो हर युगल 2 से 3 बच्चे कम से कम पैदा कर रहा है। अब आप सोचिए, आप चले जाएंगे नेगेटिव बैलेंस में, या अभी का जो विश्लेषण है वो आपको बताता है कि आप नेगेटिव बैलेंस में हैं और दूसरा समुदाय 2 से 3 गुना बढ़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। पिछले 75 साल में जो जनसंख्या बढ़ी उसमें अपनी रेशो को कैलकुलेट करिएगा और अगले समय में जो समय आने वाला है उसको देखिएगा। तो देखा जाए तो आप 2050 में अगर इस गूगल क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो कहीं ना कहीं तक ये सही बैठता है कि 2050 में भारत जहाँ तक है एक मुस्लिम कंट्री होगा। किसी भी देश को बिना लड़ाई जीतना या उसको कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसके सामाजिक मूल ढांचे में ही बदलाव ला दिया जाए, यानी उसमें डेमोग्राफिक चेंज कर दिए जाएं। और वो चेंज इतने धीरे धीरे होते हैं कि उसे आम लोग या जो लोग अपनी पढ़ाई, अपने व्यवसाय या अपनी रिसर्च में बिजी हैं तो वो इस चीज़ पर सोच ही नहीं पाते कि हुआ क्या। लेकिन पता तब चलता है जब ये चेंज उस लेवल पर आ चुका होता है कि आप उसे पलट नहीं सकते, यानी इरिवर्सिबल चेंज में आ जाता है। अगर आप इसे देखना चाहें तो शायद कश्मीर भी इसका ही एक उदाहरण है। अब डेमोग्राफिक चेंज के थ्रू होता क्या है, जब किसी जगह की धीरे धीरे सालों में चाहे 100 साल लगे उस चीज़ को बदलने में, उसकी डेमोग्राफी चेंज कर दी जाती है, तो वहाँ पर अधिकतर दुनिया के देश डेमोक्रेटिक हैं, यानी वहाँ पर लोकतंत्र चलता है, यानी हेड काउंट होता है। तो हेड काउंट के बाद पावर सेलेक्ट करने की या सरकार बनाने की क्षमता जो उस डेमोग्राफिक में मैक्सिमम पॉपुलेशन है या डोमिनेटिंग रोल है तो कहीं ना कहीं उनके हाथ आ जाती है। और यही ढंग कारण बन जाता है किसी भी देश की पूरा रिलीजन या पूरा ढांचा, सोशल स्ट्रक्चर का बदलने का। अब आप बात करते हैं कि हम इसके लिए चिंतित क्यों हो रहे हैं। हम इसके लिए चिंतित ये हो रहे हैं कि जो लड़ाई हमारे पूर्वजों ने हमारे देश का अस्तित्व या हमारी संस्कृति के अस्तित्व को बचाने के लिए की, क्या ऐसा नहीं है कि हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को उसी लड़ाई में फिर से देके जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो हम तो शायद स्वर्ण काल में जी लिए, मतलब हमने डेवलपमेंट देखा, हमने सारी चीज़ें देखी, लेकिन आज से 25 साल बाद लगभग जब हमारी अगली जनरेशन बड़ी होगी, यानी आपके नाती पोते या आपके बच्चे बड़े होके आएंगे, तो क्या वो ये नहीं कहेंगे कि आप लोगों ने उस समय समाज में आने वाले बदलाव को इग्नोर क्यों किया, आखिर आपने ऐसा क्यों किया, आखिर हम उन्हें फिर से उनकी अस्तित्व की लड़ाई के ऊपर क्यों छोड़ के जा रहे हैं। और आज आप अपने आराम को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहते या उस पर ध्यान ही नहीं देना चाहते, ना ही उसे सोचना चाहते हैं। अभी हमने जो बात की टोटल फर्टिलिटी रेट की, वो अभी जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो इसलिए हो रहा है और आगे भी होगा क्योंकि एक जनसंख्या माइनस में जाएगी और एक जनसंख्या लगातार बढ़ेगी, तो वो डबलिंग टाइम और भी स्पीड से, यानी और भी तेज़ी से आगे आएगा। और हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हमारे पास में 2022 के कोई जनसंख्या का डाटा नहीं है, क्योंकि कोविड की वजह से वो जनसंख्या हो ही नहीं पाई। हमने मुगल काल देखा, लगभग 800 साल ब्रिटिश के द्वारा हमारे ऊपर राज किया गया, लगभग 300 साल, और अभी हमारे देश की आयु आज़ाद हुए मात्र 75 साल है और औसत मानव आयु सिर्फ 73 साल होती है। तो हमारे जीवन काल का एक बहुत ही
छोटा समय होता है जो हम समाज के बदलाव को देख पाते हैं, लेकिन हम उस बदलाव को तब महसूस करें कि जब कुछ हो नहीं सकता, तो शायद वो हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। और लोकतांत्रिक देश होने की वजह से हम जनसंख्या के बदलाव को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। अब मैं एक बात कहना चाहूँगी कि आखिर पूरे संसार में ऐसा हो क्या रहा है कि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है एक विशेष समुदाय की। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जो हमारे देश में अब हो रहा है वो बहुत सारे देशों में पहले हो चुका है या अब आगे होगा। एक विशेष समुदाय अपनी फीमेल्स को पढ़ाने में या उनके डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं देना चाहता, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो कहीं ना कहीं वो लोग एजुकेटेड हो जाएंगे और वो शायद इतने बच्चे पैदा ना करें जितना वो एक्सपेक्ट करते हैं। क्योंकि सबसे अच्छा तरीका होता है आप किसी देश की सुविधाओं को या उनकी सरकारी सुविधाएं जो उन्हें मिल रही हैं उन्हें इस्तेमाल करिए, अपनी जनसंख्या बढ़ाइए। जबकि हो सकता है कि वहाँ का मूल नागरिक अपनी पढ़ाई, अपनी एजुकेशन, अपनी डेवलपमेंट पर फोकस कर रहा हो, उसका इस तरफ ध्यान ही ना जाए कि हो क्या रहा है। और धीरे धीरे जब ये जनसंख्या उनकी बढ़ जाए तो आप कहीं ना कहीं ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं। हालांकि मेरा मानना यह है कि उनमें से भी कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, लेकिन उन लोगों के सामने जो ओवर पावर करने की कोशिश करते हैं, जो हथियार उठाए हुए होते हैं, वो अच्छे लोग भी कुछ नहीं कर पाते। तो संसार में अगर देखा जाए तो जो हमारे देश में हो रहा है वो अभी भी हो रहा है या आगे चल के होगा, या बहुत सारे देशों में ऐसा पहले ही हो चुका है। अगर हमने या हमारी पीढ़ी ने इस समय इस चीज़ को इग्नोर किया या इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया या इसके लिए कोई कदम नहीं उठाए, तो मानिए आप शायद शत्रुमुख की तरह जीना चाहते हैं कि आप आने वाले तूफान या आने वाले बदलाव को पूरी तरह से इग्नोर करना चाहते हैं। जबकि आप एक लोकतांत्रिक देश हैं, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है। आप ही के देश में से अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब निकल चुके हैं, और फिर भी अगर आप नहीं जागना चाहते हैं तो इससे बड़ी विडंबना भारत के देशवासियों की नहीं हो सकती। यही मेरा आप लोगों से प्रार्थना है या आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कृपया अपना आराम छोड़कर इस चीज़ पर भी ध्यान दीजिए। आप लोगों को शायद लग रहा होगा कि ये एक परिकल्पना है, कि ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला या कुछ ऐसा विशेष हो जाएगा कि ऐसा नहीं होगा, कि 2050 में जो हम चीज़ कह रहे हैं वो नहीं होगी। लेकिन आप बीमा क्यों कराते हैं, इंश्योरेंस क्यों कराते हैं? इसीलिए ना कि आगे कल को कोई दिक्कत हो जाए तो आपके परिवार, आपके बच्चों को, जिनके लिए आप कमाते हैं या काम करते हैं, उन्हें अपने जीवन यापन में कोई दिक्कत ना महसूस करनी पड़े। क्या आप देश के लिए नहीं सोचना चाहेंगे कि 2050 या उसके बाद कहीं ऐसा तो नहीं मेरे देश का फिर से विभाजन होने वाला है? मेरे देश में से पहले ही कितने टुकड़े हो चुके हैं, कितने टुकड़ों के लिए अभी हम और इंतज़ार करना चाहते हैं। और अंत में मेरी आप लोगों से एक ही प्रार्थना है, हमने जो धन कमाया वही रह जाना है, हमने जो योग्यता या कुशलता अपने प्रोफेशन में कमाई वो यही रह जानी है। मैं ये नहीं कहती कि आप आगे बढ़ना छोड़ दीजिए, रिसर्च नहीं करिए, अपनी इनकम पर या अपने परिवार की वृद्धि पर ध्यान नहीं दीजिए, लेकिन अपनी जनरेशन को सिक्योर करने के लिए जैसे आप बीमा कराते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं, कम से कम उनका फ्यूचर एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में या एक बड़े रूप पे या एक देश के भविष्य के रूप पे कहीं ना कहीं तो सोचिए। धन्यवाद।